हेलो गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। तो मैं आपको जैसे कि हमारी कड़ी वाइज कड़ी चल रही है कि हिंदी का जितना मैं कराऊंगा उससे एक ही बार क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे एसएससी जीडी हो। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट भी सुन ले, ज़्यादा आपको हाई लेवल में नहीं जाना है, बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ना है एसएससी जीडी का। जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए हैं उनका मैंने एनालाइज करके ये बता रहा हूँ कि हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही सरल और एकदम से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जितना मैं कराऊंगा उससे एसएससी जीडी का बाहर भी नहीं जाएगा। तो एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट भी जरूर देखे और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले तो जरूर देखे ही देखे। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्लेषण। तो विश्लेषण ये है कि विश्लेषण की परिभाषा। उससे पहले एक बात बता दूं, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। और आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि मेरे से कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषताओं से उत्पन्न करने वाला या विशेषक जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विश्लेषण कहते हैं। अर्थात जो गुण दोष भाव संज्ञा परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हो उसे विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण को सार्थक शब्दों में 8 वेदों में माना जाता है। एक विकारी शब्द होता है जो शब्द विशेषता बताता है, उन्हें विश्लेषण कहते हैं। जो शब्द विश्लेषण रहित संज्ञा में जिस वस्तु का बोध होता है उसे विश्लेषण लगाने के बाद उसका अर्थ सम्मिलित होता है हो जाता है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा। आपको ये मैं बता दूं कि जो विशेषता बतलाता हो, कुछ विशेष विशेषता बतलाता हो उसे विश्लेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में विश्लेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। ये शब्द संज्ञा में वाक्य में संज्ञा के साथ लगाकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विश्लेषण विकारी शब्द होते हैं जिन्हें सार्थक शब्दों में 8, ये बेडू की जगह है, 8 बेदू में से एक माना जाता है। ये भेद है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। विश्लेषण लगाने के बाद संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि विश्लेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है उसे विश्लेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित होता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति का सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने वाले से केवल काले घोड़े का ही बोध होता है, सभी तरह का घोड़ा नहीं। यह काला घोड़ा विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्यापित मर्यादित हो गई है। यानी कि काला घोड़ा, सफेद घोड़े नहीं आएंगे उसमें, काला घोड़ा ही रहेंगे। तो ये एक विशेष हो गया अलग। जैसे काला व्यक्ति, सफेद व्यक्ति, तो काला व्यक्ति अलग होगा, सफेद व्यक्ति अलग होगा। तो ये एक विशेषता हो गई अलग से। विश्लेषण के उदाहरण। राधा बहुत सुंदर लड़की है। जैसा कि आप ऊपर उदाहरण देख सकते हैं कि राधा एक लड़की का नाम है। राधा नाम एक संज्ञा है। सुंदर शब्द एक विश्लेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। क्योंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है इसलिए यह शब्द विश्लेषण कहलाएगा। जिस शब्द की विशेषण की विशेषता बताता है उससे शब्द को विशेष कहा जाता है। ठीक है। रमेश बहुत निडर सिपाही है। आप ये तो आपको बार बार क्या बताऊं कि ऊपर जो उदाहरण देगा टाइपिस्ट एकदम से अपनी तरफ से टाइप करता है। तो आपको बता दूं, ये देखिए आपके सामने पूरा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हमें पता चलता है कि रमेश एक सिपाही है, वह एक निडर भी है। अगर इस वाक्य में निडर नहीं होता तो बस यह पता चलता है कि रमेश एक सिपाही है, लेकिन कैसा सिपाही है यह हमें पता नहीं चलता। इसलिए निडर शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ जो हमें पता चल गया है कि रमेश सिपाही होने के साथ साथ निडर भी है। निडर शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है, अतः निडर शब्द विश्लेषण कहलाएगा।
मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। तो मोहन एक मेहनती विद्यार्थी, ये भी आप देख लो। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि मोहन एक मेहनती होने के विशेषता बताइए। अगर इस वाक्य में मेहनती विश्लेषण हटा दिया जाता तो यह सिर्फ पता चलता कि मोहन एक विद्यार्थी है, लेकिन कैसा विद्यार्थी है ये हमें पता नहीं चलता। तो मेहनती इसमें विश्लेषण का प्रयोग किया गया है, तो हमें पता चलता है कि मोहन विद्यार्थी होने के साथ साथ मेहनती भी है। मेहनती शब्द विशेषता बता रहा है, अतः मेहनती शब्द विश्लेषण के भेद। तो विश्लेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद कौन कौन से वो देख लीजिए। गुणवाचक विश्लेषण, संख्यावाचक विश्लेषण, परिणामवाचक विश्लेषण, सर्वनामिक वाचक विश्लेषण, व्यक्तिवाचक विश्लेषण, प्रश्नवाचक विश्लेषण और तुलनाबोधक विश्लेषण, संबंधवाचक विश्लेषण। यह आपके 8 भेद हैं। अब हम बात करते हैं इन 8 भेदों की। 8 भेदों को एक एक हम टॉपिक के साथ पूरा क्लियर करेंगे। तो अभी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा ले, क्योंकि सीआरपीएफ बहुत से ऐसे वीडियो सभी से रिलेटेड या पूरी हिंदी करवाई जाती है। यह हमारा आ गया पहला गुणवाचक विश्लेषण। गुणवाचक विश्लेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म का स्वभाव आदि का बोध कराते उन्हें गुणवाचक विश्लेषण कहते। जैसे अच्छा, पुराना, झूठा, सफेद। ठीक है, आप उदाहरण से समझ गए होंगे कैसा है। दूसरे शब्दों में, वे विश्लेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का बोध, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विश्लेषण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, गुणबोध अच्छा, बुरा, गोरा, वीर, कायर, क्रोधी। रंगबोध सफेद, नीला, हरा, पीला, लाल, काला, गुलाबी, ये सब हो गए रंगबोध। आकार बोध मोटा, पतला, गोल, लंबा, चौड़ा। कालबोध नया, पुराना। काल तो 2 हो गए। गुणवाचक विश्लेषण के उदाहरण, गुणवाचक गुण भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि। दोष बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, क्रोध, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट। ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको अलग अलग बता दिया गया कि रूप में कौन कौन से आते हैं, दोष में कौन कौन से आते हैं। ये है तो रूप और रंग में लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। आकार में गोल, चकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला। स्पर्श मुलायम, सख्त, ठंड, गरम, कोमल, खुदरा आदि। स्वभाव चिड़चिड़ा, मिलनसार। दुर्गंध सुगंधित, दुर्गंध। व्यवसाय व्यापारी, औद्योगिक, शैक्षणिक, परविधिक। पदार्थ सूती, रेशमी, ऊनी, कागजी, फौलादी, लोहा आदि। यह विश्लेषण के उदाहरण है, ये विश्लेषण ही है। समय अगला, पिछला, बुद्धिमान, काली, प्रायदेशिक, नजदीकी। तापमान ठंडा, गर्म, कुनकुना आदि। ध्वनि मधुर, कर्कश। स्वाद मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि। दशा अवस्था दुबला, पतला, मोटा, भारी, पीपला, गाढ़ा, पीला, सूखा, घना, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वास्थ्य, कमजोर, हल्का, बूढ़ा आदि। स्थान उजाड़, चौरस, भीतरी, भारी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पाछिया, दाया, बाया, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, आसामी, जापानी, राजस्थानी, बंगाली, ये सब आ गए। अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, दुबई, ये सब आ गए विश्लेषण के उदाहरण आपके। तो आप देख सकते हो ये सब उदाहरण है आपके। और विश्लेषण को आपको इतनी बढ़िया तरीके से करा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की ये क्लास होगी, 30 मिनट की। 30 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं होते। 30 मिनट में आपको एक टॉपिक क्लियर होता है, बहुत बड़ी बात है।
आप कोई बड़े यूट्यूब चैनल या बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको यही विश्लेषण टॉपिक आपसे कम से कम 5 दिन डाल देंगे। वो एक दिन आपको विश्लेषण कराएंगे, एक एक उसका भाग कराएंगे, फिर उसका दूसरा भाग कराएंगे दूसरे दिन, फिर एक दिन 2 भाग करा देंगे सारे, पर कम से कम 5 दिन। तो मैं आपको यहाँ 30 मिनट के अंदर करा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट एंड सटीक। जितना करा रहा हूँ उतना ही आने की पूरी पूरी संभावना है, इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है। अगला आता है हमारा संख्यावाचक विश्लेषण। संख्यावाचक विश्लेषण की परिभाषा: जो विश्लेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विश्लेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह विश्लेषण जो अपने विशेषों को निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए संख्यावाचक विश्लेषण कहलाता है। जैसे 5 घोड़े दौड़ते हैं, 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 20 विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, 30 विद्यार्थी स्कूल से वापस आते हैं, 5 विद्यार्थी गांव के अंदर वो क्या करते हैं, आपकी तरह चौधर करते हैं। ये सब हो गए आपके संख्यात्मक वाचक विश्लेषण में। इन वाक्यों में 5 और 7 संख्यावाचक विश्लेषण है, क्योंकि इसके अंदर घोड़े और विद्यार्थी संख्या संबंधित विशेषताओं का ज्ञान होता है। संख्यावाचक विश्लेषण में आपको सीधा आपको सटीक और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, जिसके अंदर आपको संख्या दिख जाएगी 2, 3, 4, 5, 50, 60 कितने भी, वो संख्यावाचक विश्लेषण होने का पूरा वही संख्यावाचक विश्लेषण है। ठीक है। संख्यावाचक विश्लेषण के 2 भेद: निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण। ये भी आप पढ़ लो। तो अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण, अब हम बात करें निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण। वे विश्लेषण जो शब्द को विशेषण को निश्चित संख्या के साथ बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण कहलाते हैं। सरल शब्दों में, जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो वह निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 8 गुना, चौगुना, 7वां आदि। उदाहरणार्थ, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, कमरे में एक पंखा घूम रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ हमारे YouTube चैनल से पूरे 121 से सफाई कर्मचारी ट्रेड्स के पूरे बच्चे सेलेक्ट हो गए, 121 से हमारे YouTube चैनल से थे। आपको ये भी, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे, 121 फिक्स है ना। ये है, इन सभी वाक्यों के विशेष को निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं, 40, कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं, 1, डाल पर कितनी चिड़िया बैठी है, 2, प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित है, 100। अब हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण की। तो अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण वे विश्लेषण जो शब्द जो विशेष को निश्चित संख्या का बोध न कराते हुए और अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो विश्लेषण की संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके वह अनिश्चित विश्लेषण कहलाते हैं। जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि। आपको पता होगा कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में लाखों फॉर्म भरे गए, ये पता नहीं है कितने लाख फॉर्म सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, सफाई कर्मचारी में कम से कम लाखों विद्यार्थी पास है। कितने लाखों विद्यार्थी पास है, 1 लाख है कि 2 लाख है कि 50 लाख है कि, ये आपको पता होना चाहिए। उदाहरण, बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, कितने बेहोश हो गए कुछ नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, कुछ फल खाकर मेरी भूख मिट गई, कुछ खाया, पता नहीं कितने खाया, 1 ही खाया कि 10 खाया कि 15 खाया। आप होते तो आप कम से कम 20 खाते। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, कितनी देर बाद जाओगे कि आधे घंटे बाद जाओगे कि 2 दिन बाद जाओगे, कुछ नहीं पता ना। इन सब वाक्यों में विशेष के की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कितने लोग बेहोश हो गए, कुछ, कितने लोग छात्र उपस्थित है, कम, कितने फल खाकर भूख मिट गई, कुछ, कितनी देर में हम चले जाएंगे, कुछ। तो यह आपका हो गया संख्यावाचक विश्लेषण। तो ये भी मैं आपको बता दिया हूँ संख्यावाचक विश्लेषण। अगला आपका होता है परिणामवाचक विश्लेषण। ये परिणामवाचक विश्लेषण की परिभाषा हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ आपको कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की अभी एक और भर्ती आने वाली ये थी, पर इस कोरोना के काल की वजह से वो रुक गई। आपकी जैसे कोरोना का लॉकडाउन खत्म होता है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एक और भर्ती आपको देखने को जरूर मिलेगी।
उसकी भी हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, फॉर्म अप्लाई से लेकर आपका फाइनल रिजल्ट तक। परिणामवाचक विश्लेषण की परिभाषा। जिन विश्लेषण शब्दों से किसी वस्तु का मापतोल संबंधी विशेषताओं का बोध होता है उसे परिणामवाचक विश्लेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह विश्लेषण जो अपने निश्चित विषय को निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराए परिणामवाचक विश्लेषण कहलाते हैं। यह किसी वस्तु का नापतोल का बोध कराता है। यह विश्लेषण एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और गिलाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि उदाहरण। अब उदाहरण देख लो आप। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे, कितना दूध चाहिए कुछ नहीं पता। बारात में खिलाने के लिए 4 कुंटल चावल चाहिए, बारात को खिलाने के लिए 4 कुंटल चावल चाहिए। अब की बार तो अभी बारात जाती है ना, तो कम से कम 2 लाख रुपए होते तब जाके बारात को। उपरोक्त उदाहरणों को थोड़ा निश्चित एवं 4 कुंटल निश्चित मात्रा का बोधक है। परिणामवाचक विश्लेषण के भेद। परिणामवाचक विश्लेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में जो विश्लेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नापतोल का बोध कराते हो निश्चित परिणामवाचक विश्लेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। अनिश्चित परिणामवाचक जो विश्लेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध नहीं कराते हो वे अनिश्चित परिणामवाचक विश्लेषण कहलाते हैं। जैसे सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी आदि। ठीक है। अगला आपको आता है सर्वनामिक विश्लेषण। संकेतवाचक या सर्वनामिक विश्लेषण की परिभाषा। यह आपका एक ही है, संकेतवाचक हो या सर्वनामिक विश्लेषण हो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करता है उसे संकेतवाचक विश्लेषण या सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं, तू, ये के सिवा अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो संकेतवाचक या सर्वनामिक विश्लेषण कहलाते हैं। तो मैं, तू, वह को छोड़कर आपको सभी दो आपके किसी संज्ञा से पहले आ जाते हैं उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। सरल शब्दों में, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व में प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं संकेतवाचक विश्लेषण कहलाते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है, ये पुस्तक मेरी है। उक्त वाक्य में वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है कि ये इसी प्रकार के दूसरे वाक्य में यह सर्वनाम पुस्तक से पूर्व आकर उसके संकेत कर रहा है। दोनों सर्वनाम विशेष तरह से प्रयुक्त हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। ये लड़के, कोई स्त्री, कोई सा फूल, वे कुर्सियां आदि में ये कोई, कौन सा, वे सर्वनामिक विश्लेषण। सर्वनामिक विश्लेषण के भेद। व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विश्लेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सर्वनामिक विश्लेषण, यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण। मौलिक सर्वनामिक विश्लेषण जो बिना रूपांतरण की संज्ञा से पहले आता हो, जैसे ये, वह लड़का, कोई, नौकर इत्यादि। यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हो, जैसे ऐसा, आदमी, कैसा, घर, जैसा, देश इत्यादि। ये हो गए आपके सर्वनामिक विश्लेषण के उदाहरण। आपका अगला भाग आता है व्यक्तिवाचक विश्लेषण। तो हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक विश्लेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विश्लेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे शब्द जो असल में संज्ञा के भेद का व्यक्तिवाचक
संज्ञा से बने होते हैं एवं विश्लेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विश्लेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, राजस्थान से राजस्थानी, गुजरात से गुजराती, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी। उदाहरणार्थ इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। व्यक्तिवाचक विश्लेषण अन्य उदाहरण, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। ऊपर दिए गए उदाहरण में ये आप देख सकते हैं भारतीय शब्द असल में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है भारत शब्द, लेकिन भारतीय शब्द विश्लेषण की रचना कर रहा है। इस वाक्य में शब्द खाने की विशेषता बता रहा है, अतः ये उदाहरण व्यक्तिवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आएंगे। सभी साड़ियां में से मुझे बनारसी साड़ी सबसे ज्यादा पसंद है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि बनारसी शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें बनारस शब्द से बना यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ये बनारसी शब्द बनाने के लिए ये विश्लेषण की तरह प्रयोग किया जाता है, अतः यह उदाहरण व्यक्तिवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। हमारी दुकान पर जयपुरिया मिठाइयाँ मिलती है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा आपको देख सकते हैं कि जयपुरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द जयपुर शब्द से बना होता है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह शब्द जयपुरी बनने की विशेषता बना होता है। अब इस वाक्य में मिठाइयाँ कुछ विशेषता बता रहा है, अतः यह उदाहरण व्यक्तिवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। तो यह हो गया आपका व्यक्तिवाचक विश्लेषण पूरा। जीडी वाले स्टूडेंट भी ध्यान दें, क्लास बिल्कुल ले और पूरी क्लास ले। आपको जीडी का पूरा सिलेबस भी यहाँ पे कराया जाएगा, रीजनिंग, मैथ और करंट जीके, जनरल साइंस और आपका हिंदी, ये पूरे टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर करा जाएंगे। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट हो, चाहे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन और चाहे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, सभी स्टूडेंट्स के लिए। आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आ रहा हूँ, वो कल आपको वीडियो में मिल जाएगी। आपका अगला भाग होता है संबंधवाचक विश्लेषण। तो संबंधवाचक विश्लेषण की परिभाषा, संबंधवाचक विश्लेषण, जब विश्लेषण शब्द का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाता है, उसे संबंधवाचक विश्लेषण कहते हैं। जैसा आपको संबंध और मेरे साथ बताया जाता है कि मैं आपका टीचर तो नहीं हूँ, आपका भाई हूँ अपना, पर एक विशेष बता रहा हूँ कि जैसे मैं क्लास करा रहा हूँ, आप क्लास कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट हो गए और मैं टीचर हो गया, तो ये अपना एक संबंध बता रहा है कि आप मेरे स्टूडेंट हो। ये एक संबंधवाचक विश्लेषण है। ये आपके लिए उदाहरण है, याद करने का एक तरीका है संबंधवाचक विश्लेषण में कि दो परस्पर आपकी जैसे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, किसी का भी संबंध होता है ना, वो संबंधवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इस तरह के विश्लेषण की क्रिया विश्लेषण आदि से बने होते हैं, जैसे अंदरूनी, यह शब्द अंदर से, यह शब्द अंदर शब्द से बनना है, इसके एक क्रिया विश्लेषण है। भीतरी, एक भीतर शब्द से बना जो कि एक क्रिया विश्लेषण है। संबंधवाचक विश्लेषण के उदाहरण, पेट हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंदरूनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द बाहरी शरीर का अंदरूनी शरीर का संबंध बता रहा है। यह क्रिया विश्लेषण शब्द से बना है, अतः यह शब्द संबंधवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ज्वालामुखी भीतरी सतह सबसे ज्यादा गर्म होती है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि भीतरी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द हमें ज्वालामुखी की बाहरी और भीतरी शब्द के संबंध के बारे में बता रहा है। यह शब्द एक क्रिया विश्लेषण शब्द से बना हुआ, अतः यह उदाहरण संबंधवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। उसके सिर के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं कि अंदरूनी शब्द का प्रयोग किया गया है। अंदरूनी शब्द का प्रयोग हमारे सिर के बाहरी और अंदरूनी हिस्से के बीच में संबंध के बारे में पता चलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यह शब्द क्रिया विश्लेषण से बना हुआ है, अतः यह उदाहरण संबंधवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। यमन का भीतरी इलाका एकदम उजाड़ है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, यह बार बार मेरे को टाइप की हुई लाइन है,
टाइपिस्ट को इतना ही पता होता है कि ये टाइप करना है, बार बार टाइप करता है, तो उससे मुझे भी आपको बोलनी पड़ती है। पर आपको ये बता दूं, इस पे ध्यान बिल्कुल भी ना दे। आप जितना आपको कवर करना है ना मेन टॉपिक, उस पर ध्यान दे। यहाँ भीतरी शब्द का प्रयोग किया गया। भीतरी शब्द का प्रयोग हमें यमन के भीतर और बाहरी इलाके के बारे में समझ बताता है। जैसे कि आपको बता दें कि अमन का भीतरी इलाका उजाड़ है, तो बाहरी तो उजाड़ नहीं है ना, तो इसके बीच में संबंध बताता है। इससे हमें पता चलता है कि बाहरी इलाके के समुद्रों में भीतरी इलाका ज्यादा उजाड़ है। जैसे हम देख सकते हैं कि यह शब्द एक क्रिया विश्लेषण से बना होता है। ये उदाहरण संबंधवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। आपका अगला है प्रश्नवाचक विश्लेषण। तो प्रश्नवाचक विश्लेषण की मैं परिभाषा और प्रश्नवाचक विश्लेषण भी आज आपको विश्लेषण शब्द आज आपका पूरा करा देता हूं। आप एक कम से कम 30 मिनट का, जितना मैं बोला था 30 मिनट से ज्यादा आपका वीडियो नहीं होगा। 30 मिनट का ज्यादा से ज्यादा वीडियो होता है। एक टॉपिक भी तो क्लियर होना है 30 मिनट में। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति को जानने के लिए प्रयोग होता है, उसे प्रश्नवाचक विश्लेषण कहते हैं। इन विश्लेषण शब्दों का प्रयोग करके हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। ये जैसे ये व्यक्ति कौन है, ये चीज क्या है आदि। प्रश्नवाचक विश्लेषण के उदाहरण, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द का प्रयोग हमें संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु शब्द का प्रयोग करके संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश की जाती है, तो वो प्रश्नवाचक विश्लेषण होता है। ये जहाज क्या होता है। अब जैसा आप क्वेश्चन पूछोगे, आपका नाम क्या है, आप कौन से यूट्यूब चैनल से क्लास कर रहे हो, आप कौन सी पोस्ट में हो, आप फोर्स में कौन सी पोस्ट में हो, तो आप फिर बोलोगे सर हम सीआरपीएफ पैरामिलिट्री स्टाफ में हैं। तो आप एसएससी जीडी में हूँ मैं। एसएससी जीडी में कौन सी पोस्ट में हो, एसएससी जीडी में कौन सी पोस्ट में हो, तो एसएससी जीडी में बीएसएफ में हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो। यह आपका पर्सन का एक उत्तर होता है। पर्सनवाचक चिन्ह जहां लग देता हूँ, आप पर्सनवाचक विश्लेषण होता है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि क्या शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग करके किसी वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि जब किसी शब्द का प्रयोग करके संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश की जाती है, तो वह प्रश्नवाचक विश्लेषण कहता है। मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था। अब ऊपर दिया गया है तो देखो कौन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग करके पीछे से आने वाले व्यक्ति के बारे में, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक विश्लेषण। जहां भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए वहां प्रश्नवाचक विश्लेषण होगा। और आपका लास्ट आपका जो भाग है वह तुलनात्मक बोधक विश्लेषण। तुलना बोधक विश्लेषण की परिभाषा में आपको पढ़ाने वाला हूं। अब आप देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्लेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कई बार दो वस्तुओं के गुण और दोष की तुलना की जाती है। जिन शब्दों में दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है उसे शब्द को तुलना बोधक विश्लेषण कहते हैं। जैसे राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है, यहाँ दो व्यक्तियों की विशेषताओं की तुलना की जाती है। तुलना बोधक विश्लेषण की अवस्था। तुलना बोधक विश्लेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था, जब किसी व्यक्ति एक ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जैसे गुण, दोष, श्रम, स्वभाव बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उसे मूलावस्था कहते हैं। यहाँ किन्हीं दो वस्तु या व्यक्ति आदि की तुलना नहीं की जाती, जैसे अच्छा बुरा, वीर बहादुर, निडर डरपोक आदि। उदाहरण, मैं थोड़ा बड़ा होकर वीर सिपाही बनूंगा। ये तुलनात्मक जिंदगी में एक शेर की बातें निडर होना चाहिए। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन विशेषण शब्द के प्रयोग करके दो वस्तु, व्यक्ति आदि की तुलना नहीं की जा सकती, अतः तुलनात्मक बोधक विशेषण मूल अवस्था कहलाएगी। उत्तरावस्था, किन्हीं दो वस्तु या
व्यक्तियों का आपस में गुण दोष आदि पर आधारित तुलना की जाती है तो उनमें से एक को श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये उत्तरावस्था कहलाएगी। जैसे ज्यादा सुंदर, अधिक बुद्धिमानी, ज्यादा तेज आदि। उदाहरण, मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूँ। रीना मीना सबसे अधिक बुद्धिमानी है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा ज्यादा दयालु आदि शब्द का प्रयोग करके दो वस्तु के गुण दोष आदि की तुलना की जा रही है, एक से श्रेष्ठ माना जाता है। अतः यह उत्तरावस्था कहलाएगी। उत्तमावस्था, जब दो से ज्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो उनमें किसी एक ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे उत्तमावस्था कहलाते हैं। जैसे विशालतम, सबसे सुंदर, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। इन सब में से सबसे सुंदर हो। हलक सबसे ज्यादा बलवान है। आप सबसे बेस्ट लड़के हो क्योंकि आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ज्वाइन करनी है, आपको एसएससी जीडी ज्वाइन करनी है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि विशालतम, सबसे सुंदर आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों में से हमें कोई एक वस्तु व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होने से पता चलता है कि उत्तमावस्था कहलाएगी। तो यह आपका विश्लेषण टॉपिक पूरा हो चुका है। विश्लेषण टॉपिक मैंने आपका पूरा करा दिया है और आगे भी मैं हिंदी की पूरी क्लास लेके आने वाला हूँ। पूरी क्लास के साथ साथ एक बात और बता दूं, हिंदी के जितने भी आपको जीडी में आने वाली है या सीआरपीएफ हो चाहे बीएसएफ हो, सभी ट्रेड्समैन की एग्जाम हो या आपकी हिंदी भी जहाँ कहीं भी हिंदी आने वाली है, हिंदी आपके लिए बेस्ट और सबसे सटीक जानकारी यहाँ हिंदी की आपकी कराई जाएगी। हिंदी आपको ज़्यादा वैसे डीप में नहीं पढ़ाई जाएगी। हिंदी आपको ऊपर से बेसिक कराई जाएगी। बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि आपकी डीप में से। तो मैं बता दूं आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पर बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। और आईआईटी ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी जानकारी मैं आपको कल तक उपलब्ध करा दूंगा। और बीएसएफ ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। मैं बता रहा हूँ अभी आपकी केवल सीआईएसएफ को छोड़ के सभी फोर्स में ट्रेड्समैन की वैकेंसी आने वाली है। एसएसबी में नहीं आएगी क्योंकि एसएसबी वैकेंसी ट्रेड्समैन की आ चुकी है 1522 पोस्टों के ऊपर। जो 1522 पोस्टों के ऊपर आपकी वैकेंसी आई थी, वो आपकी वैकेंसी पूरी कंप्लीट होने के बाद में आपकी एसएसबी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आएगी। एसएसबी ट्रेड्समैन की वैकेंसी फिजिकल की डेट भी आपको मैं अपडेट करने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।